हेलो बड़े फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम जो टॉपिक कर रहे हैं दिस इज़ मटेरियल कॉस्टिंग। और मटेरियल कॉस्टिंग में आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसकी खास बात क्या है कि स्टडी मेट में इसके बारे में डिटेल्स नहीं है, लेकिन पास्ट ईयर क्वेश्चंस में इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सो हमने पहले ही प्लान किया था जब हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे थे विघ्नता कॉस्टिंग बैच। तो हमने एक कमिटमेंट ली थी कि यार पेपर कैसा भी आए वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो फॉर दैट लेवल एंड कमिटमेंट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप जो है जाना पड़ेगा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, आप इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे, आइए लिखिए मेरे साथ। ये कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4, राइट। और कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हम आज जो पढ़ने वाले हैं दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आज का हमारा टॉपिक क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्या स्टडी मेट में ये गिवन नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वही है, नया कुछ भी नहीं है। अगर आप इस पे आए अपने स्टडी मेट के अंदर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिखाऊं। तो अगर मैं इनसे पूछूं कि भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, तो वो आपको ये चीज़ें जो है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है, और ईओक्यू के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट, यही होता है एज पर स्टडी मेट। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं दिस इज बियॉन्ड दिस, ओके। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कुछ भी पढ़ने से पहले विघ्नता गणेश का नाम लेते हैं, क्योंकि ये बैच उन्हीं को इंस्पायर्ड है। तो उसके बाद हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक। ओम गण गणपतिये नमः। गणपति जी, आप विघ्नता गणेश हैं, आपकी कृपा से हमारी सारे विघ्नों का नाश हो, ऐसे हम भी कृपा करें। गणपति जी, आप ही कृपा से मुझे रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ प्राप्त हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें। सरस्वती महामाय दिव्य तेज स्वरूपनी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो तुम। हे माँ, अपने इस बच्चे पर कृपा करें ताकि मैं भी अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को, अपने ड्रीम को अचीव कर पाऊँ। आपके नॉलेज के थ्रू मैं भी अपनी लाइफ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाऊँ। माँ, ऐसे ही मुझ पर कृपा करें, ऐसे ही मुझ पर कृपा करें। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो आफ्टर कनेक्टिंग आवर सेल्फ विद गॉड, लेट्स स्टार्ट सम न्यू टॉपिक। ओके, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, इसके लिए मैं देखो आपको क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन हमें सबसे पहले इस पे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। मटेरियल मेटल मेटल कॉस्ट, यस। अब ये क्वेश्चन देखो आप, अब इस क्वेश्चन में क्या आप मुझे बता सकते हो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। और अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ एक बार, उसके बाद आप मुझे गाइड करना। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये कैरिंग कॉस्ट है। आई एम आस्किंग टू यू, हो सके तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या है विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट। एक बार लिख के देखिए। परचेज डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ये जो है एग्जाम्पल, ये क्या है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है या परचेजिंग कॉस्ट है। स्टोर पर्सनल सैलरी, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये कैरिंग कॉस्ट है। ऑब्सोलेंस स्पॉयलर्स इटीसी, ये कैरिंग कॉस्ट है या ऑर्डरिंग कॉस्ट है। सर आप हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। बाबू, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं दिमाग में क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि ये है क्या, और इसको ही आप स्टडी मैट पूरा पढ़ लो, आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि इसमें से किसको क्या कहते हैं। सो दिस पर्पस, कुछ बच्चे पूछते हैं सर हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। देखो, सेल्फ स्टडी करने पे बस आप उतना सीख पाओगे जितना दिया गया है, लेकिन जब आप एक अच्छे टीचर के साथ, एनी टीचर जो आपको पसंद है, उनके साथ जब आप पढ़ते हो ना, तो वो सारी चीज़ें बताते हैं जो आपको नहीं पता होती। इसलिए लाइफ में एक टीचर की, गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। फ्लोर स्पेस चार्जर रिलेटेड टू स्टोर एक्टिविटीज़, बताइए ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है या कैरिंग कॉस्ट। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जाके लिखना ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सा, कैरिंग कॉस्ट कौन सा। कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग मटेरियल, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, काइंडली डिफाइन। कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, मटेरियल हैंडलिंग फॉर स्टोरिंग एक्टिविटीज़, कॉस्ट ऑफ बिल पेमेंट, इंटरेस्ट या इंश्योरेंस चार्जेस। चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ।
ये दोनों जो है मेरे हिसाब से ये दोनों आपके लिए कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें हेल्प कर देता हूँ, बाकी आप मुझे बताओ कि कौन सा क्या है, राइट। मुझे भी नहीं पता, मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसे क्या कहते हैं। तो इसीलिए आज का कॉन्सेप्ट जो है हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे स्टडी मैट में डिफाइन नहीं है। तो आइए रेडी करते हैं अपने माइंडसेट को उसके लिए। तो सर हम इसे क्या बोलने वाले हैं, आइए लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग डालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग का मतलब होता है ऑर्डर करने की कॉस्ट, ओके। जिसमें हम कुछ पहले एग्जांपल लिखेंगे, फिर मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा कि क्या होता है, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर मैं अगेन क्वेश्चन पे ले जाऊंगा और फिर मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं इतनी मेहनत आपसे क्यों करवा रहा हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखिए, द कॉस्ट associated, the cost associated with purchasing procuring, bringing the material, is called ordering cost। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे आप, और इस पॉइंट पे आप लिखेंगे इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसमें ये शामिल है। तो पहली चीज तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? लेट सपोज आपने आईफोन बाई किया, तो आईफोन को आपने बाई किया तो क्या क्या लगता है उसमें? तो आईफोन तो देखो बहुत सिंपल सा है, अमेजोन पे गया और अमेजोन पे आपने जाके बाई कर लिया। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि भैया आप किसी शोरूम पे चले जाएं एप्पल के, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको दिखाया जाएगा कि भैया ये फ़ोन होता है, ये फीचर्स होते हैं, सब कुछ। लेकिन उसमें और क्या क्या कॉस्ट है? लेट सपोज आईफोन की वैल्यू है 90,000 या 1 लाख रुपीज़, राइट। और क्या क्या कॉस्ट लगी? सर मैं अपने घर से वहाँ पे गया, उसकी कॉस्ट, राइट। फ़ोन लेने गए, अपने दोस्त भी गए होंगे 2-4, उसको पार्टी भी दी होगी, राइट। तो पार्टी दी, सर उस दिन मूवी भी आई हुई थी, वो भी देख ली, चलो ठीक है। उसके बाद सर फ़ोन लिया तो उसका फिर मैंने स्क्रीन कवर लगाया, बैक कवर लगाया, उसके बाद एक नया सिम उसमें डाला, उसको रिचार्ज कराया, फिर उसको घर पे लेके आया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड परचेजिंग कॉस्ट। ये आपकी परचेजिंग कॉस्ट हो गई। लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट ये नहीं हुई, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आपको फैक्ट्री के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। आप गलती क्या करते हैं? बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं सर हमें कॉस्टिंग समझ में नहीं आती। इसका सिंपल सा रीज़न है कि आप जो सोच रहे हैं वो एज अ स्टूडेंट सोच रहे हैं, एज अ पर्सन जो कॉस्टिंग पढ़ रहा है। लेकिन आप कॉस्टिंग के एंगल से नहीं दिख रहे कि भैया अगर आप एक बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठे हुए हैं, आप एक मैनेजर हैं, तो उस समय आप कॉस्टिंग को कैसे देखेंगे? तो आप थोड़ा सा नज़रिया बदलिए, आपको कॉस्टिंग समझ में आ जाएगा। लेट सपोज एप्पल फ़ोन की मैं डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। आई एम इन अ मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, लेट सपोज परचेजिंग मैनेजर इन एप्पल कंपनी, ओके। तो लेट सपोज मैंने कोटेशन दी एप्पल फ़ोन की स्क्रीन के लिए। सैमसंग वालों ने बोला कि सर हम आपको 10,000 रुपीज़ का दे देंगे, ओके। तो कितनी यूनिट पे? दे से टोल्ड में कि 1 लाख यूनिट लोगे तो 10,000 रुपीज़ का स्क्रीन हम आपको दे देंगे, ओके। एमआई वालों ने दिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सैमसंग हो गया, एमआई हो गया, ओप्पो हो गया, मैं एप्पल कंपनी, सबने मुझे अपने स्क्रीन की कोटेशन दी कि हम इस रेट पे आपको ये दे देंगे। तो क्या मैं खरीद लूँगा क्या? नहीं, उस कोटेशन को रिसीव करूँगा, तो उसमें सबसे बेस्ट वाला प्राइस होगा वो पिक करूँगा जो बेस्ट क्वालिटी देता होगा, राइट। ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो क्या क्या आ गया इसमें? कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, ठीक है, यानी खरीदने की कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? परचेज। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, ब्रैकेट में लिख लेना परचेज। यानी मैंने जो स्क्रीन खरीदी उसकी कॉस्ट क्या? अच्छा आपने ले लिया, क्या लेने की कॉस्ट होगी या और भी कुछ कॉस्ट होगी? सर होती है, एक होती है ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस क्या होता है
कि मान लीजिए जो स्क्रीन आ रही है, आप सभी को पता है हल्का सा भी टच हुआ या कुछ हुआ तो ब्रेक हो सकती है, नुकसान हो जाएगा। कंपनी वालों ने तो अपना भेज दिया, सैमसंग वालों ने मुझे भेज दिया, अब वो जो माल मुझे भेज रहे हैं अगर रास्ते में नुकसान हो गया तो कहते सर वो आपका, फैक्ट्री पे भेजने तक मेरा आप चेकअप कर लो, उसके बाद आप लोड करके कैसे ले आ रहे हो मेरी टेंशन नहीं है। तो एक हो गया लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, उसको लोड प्रॉपर कराना, फिर अपनी फैक्ट्री पर अनलोड कराना, प्लस रास्ते का इंश्योरेंस, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिट इंश्योरेंस, कि रास्ते में चोर वगैरह ना आ जाए, गाड़ी पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गया, कुछ भी हो सकता है, तो इन सब का भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो इसके आप क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग मतलब जो स्क्रीन थी, जो हमने सामान खरीदा या फिर मटेरियल खरीदा, उसको ट्रक में लोड कराने का खर्चा लोडिंग, और जब वो आपकी फैक्ट्री पे आ गया तो आप उसको जब अनलोड करा, दिस इज अनलोडिंग। तो सर ये हम क्यों पे करें, क्योंकि भाई उसका कॉस्ट था बेचने तक का, उसके आगे आप उसे अपने घर कैसे ले जाते हो आपकी टेंशन है, वो आपका खर्चा रहेगा। ओके, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग। नाउ कॉस्ट ऑफ ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस क्या होता है, रास्ते में सामान आ रहा है, रास्ते में उसे अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी हमारा नुकसान, तो इसलिए हम क्या करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं कि रास्ते में कुछ भी नुकसान हो तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया जाए, इंश्योरेंस कंपनी उसका जिम्मा ले कि भैया अगर कुछ हुआ तो आप देख लेना। ओके, अब यहाँ पे दो आइटम ऐसे हैं जिसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ, कई बार क्वेश्चन में मिल सकता है आपको रिसीविंग मटेरियल, रिसीविंग मटेरियल, और कई बार आपको क्वेश्चन में मिल सकता है कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग मटेरियल। दोनों तरीके से मतलब एक ही जाता है, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है, मैं आपको गाइड करता हूँ। रिसीविंग मटेरियल क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। रिसीविंग मटेरियल कह रहा है, ध्यान सुनिए, रिसीविंग मटेरियल कह रहा है कि अगर हमने आपको मटेरियल भेजा, आपने रिसीव कर लिया, तो रिसीव करते समय भी थोड़े बहुत खर्चे हो सकते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। और कलेक्टिंग मतलब आप वहां से जाके कलेक्ट कर लेना। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी क्या हो रहा था, मैंने किसी को बुक का ऑर्डर दिया, वो डायरेक्ट नहीं बना के किसी और को भेजते थे, तो एक बार इमरजेंसी हो गई, उन्होंने कहा आप जाके वहां से कलेक्ट कर लो, तो मुझे अलग से गाड़ी भेजनी पड़ी वहां से कलेक्ट करने के लिए। पहले क्या होता था, वो डायरेक्ट भिजवा देते थे। तो रिसीविंग मतलब मैं वहां से जाके रिसीव कर लूंगा, या फिर उन्होंने मेरे घर पे रिसीव किया, लेकिन उन्होंने कहा ये गाड़ी का खर्चा आएगा। कलेक्टिंग मतलब तुम अपनी गाड़ी भेज के खुद से कलेक्ट कराओ, इनडायरेक्टली तो मेटल खरीदने का ही खर्चा है ना, इसलिए वो कह रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग मटेरियल, राइट। इसके बाद आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये खर्चा तब का है जब जियो में सर्विस फ्री नहीं थी, कॉल पे चार्जेस लगते थे, मिनट काउंट होते थे, 1 मिनट का 1 रुपया, 10 मिनट का 8 रुपया, पहले रिचार्ज होते थे कॉलिंग मिनट्स के। तो क्या हुआ, एक अरे भाई माल भिजवा दिया क्या, अच्छा कहाँ तक पहुंचा भाई, ए भाऊ माल कहाँ तक पहुंचा भाई, ओके अभी तक कहाँ पहुंचा, अरे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार, भिजवा दो यार। अब कंपनी में कॉल करेंगे, अरे भैया यार इतना माल लेट भिजवाओगे, हमारा काम कैसे शुरू होगा, प्लीज़ करवा दो। अच्छा मैं लड़कों को बोलता हूँ, अच्छा भाई तुमने बोला क्या कॉल, हाँ सर भिजवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है, मेल्स होती हैं, रिटर्न होती हैं, कॉलिंग होती है। तो इसलिए एक अलग से खर्चा बता देगा कम्युनिकेशन का कि भैया सर ये तो आपने 1 मिनट में बता दिया, लेकिन 1 मिनट में होती नहीं ये चीज़ें, टाइम लग जाता है। उसके लिए आप अलग से पर्सन रखोगे, उसको सैलरी भी हो सकता है आप दो कि भाई तुम पूछते रहना मटेरियल कहाँ पहुँचा कैसे पहुँचा, तो ये भी एक खर्चा होता है। ठीक है, ओके एक और लिख लो, कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट इसमें क्या है, रेंट एंड सैलरीज। अरे भाई इसमें क्या फर्क है, मैं आपको गाइड करता हूं। अगर मैंने बोला आई एम द मैनेजर ऑफ एप्पल कंपनी, तो मेरी भी तो सैलरी आएगी, मैं जिस ऑफिस में बैठता हूँ उसका भी तो रेंट एप्पल कंपनी पे करेगी, तो मैं जहां बैठा हूँ उसका रेंट, मैं जहां बैठा हूँ उसकी सैलरी, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। तो स्टडी मेट में ये सारी बातें लिखी नहीं है, तो आपने कितनी एक्स्ट्रा बातें पढ़ ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने 9 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ लिए। और फर्स्ट था परचेजिंग प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट, तो आपने ओवरऑल 10 पॉइंट्स पढ़ लिए, जिसमें कि
अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होएगा तो आई एम श्योर कि आप इसे डेफिनेटली कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। ओके, विजेता गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हेल्प से हम बहुत अच्छा पढ़ पा रहे हैं। नाउ वी हैव टू लर्न कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, ओके इन्होंने सेटिंग चेंज कर दी, कोई बात नहीं। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट में हम क्या पढ़ेंगे? आर द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, होल्डिंग इन्वेंट्री in the storeroom. It includes अब ध्यान से सुनना, या फिर इसको मैं अलग से पॉइंट बना के लिख देता हूं, यहां पे लिखना इट इंक्लूड्स। देखो यार, अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने कॉस्ट ऑफ मेटल के अब तक के मेरे सारे लेक्चर देखे, मेटल टॉपिक के सारे लेक्चर देखे। तो मैंने कैरिंग कॉस्ट में एक चीज सिखाई थी आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई ये पैसा अगर मैं इन्वेंट्री खरीदने में लगा रहा हूँ, यही पैसा अगर मैं बैंक में लगाता, एफडी में लगाता, म्यूचुअल फंड में लगाता, शेयर मार्केट में लगाता, कुछ तो रेज करता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री रखी, लेट सपोज ग्रुप 1 के लिए जो मे 24 में बन रहा है, मैंने 1 लाख की इन्वेंट्री रखी, या 1 लाख में अराउंड मान के चलो मेरे पास 100 बुक्स आ गई, राइट, 1000 की पर बुक। तो एक्चुअली 2 बुक है, तो 1000 की 2 बुक्स आ गई, और मतलब 200 बुक्स है, लेकिन सेट पेयर 1 बुक, राइट। अब मैंने 1 लाख की रखी, वही मैंने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में लगाए और लगा रखे हैं, वो अराउंड 1 लाख का 1,50,000 हो चुका है, 50% ग्रो हो चुका है। नाउ माई क्वेश्चन इज, क्या ये जो बुक मैंने खरीदी है, क्या ये मुझे 50% प्रॉफिट देंगी? दिस इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जो पैसा हम लगा रहे हैं उसकी अवसर लागत क्या है, हिंदी बोलते हैं अवसर लागत, की इस पैसे को अगर हम कहीं और लगाते हैं तो क्या इसका कुछ और बेनिफिट आता? तो अगर हम बिजनेस में ये पैसा लगा रहे हैं तो क्या वो बेनिफिट हम ले पाएंगे? दिस इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। मैं आपको इसके एग्जांपल समझाता हूँ एक एक, फिर आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी। इट इंक्लूड्स, सबसे पहले आप लिखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये तो आपने बोल भी दिया था, पहले भी लिखवाया था, कोई बात नहीं, लिख लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, इन इन्वेंट्री, यानी आपके धंधे में जो पैसा लगा है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेटल में। अब एक बात बताओ, आपने इन्वेंट्री मंगा लिया, आपने पहले पार्ट में क्या किया, इसमें खरीद लिया, प्रोक्योरमेंट मतलब आपने मेटल खरीद लिया, राइट। अब एक चीज बताओ, खरीद लिया ना, ओके। अब आपने जब खरीद लिया तो ऐसा नहीं है आपके स्टोर रूम में आग लग सकती है, लग सकती है, चोर चुरा के ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसका इंश्योरेंस कराऊंगा। तो उसका जो इंश्योरेंस है, खरीदना जो है वो प्रोक्योरमेंट है, ध्यान सुनिए, खरीदना ऑर्डरिंग कॉस्ट है, लेकिन उसका इंश्योरेंस जब आप करवाओगे एंट्री का तो वो आपका कैरिंग कॉस्ट कहलाएगा। अब लिखिए यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड इन द स्टोर रूम। कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, किस चीज के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं? इन्वेंट्री हेल्ड, जो हमारे स्टोर रूम में आपका स्टॉक रखा है। सर वो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों नहीं? क्योंकि वो परचेज आपकी फैक्ट्री में ला के रख दिया, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद की कॉस्ट जब तक वो प्रोसेस में नहीं है, वो उसको केयर नहीं करोगे आप, चूहे खा रहे उसको केयर नहीं करोगे, कोई भी आ रहे जा रहे उसमें केयर नहीं करोगे आप सर्वेलेंस नहीं करोगे, आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप पढ़ोगे, उसमें आता है एक सर्वेलेंस नहीं करोगे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखोगे, कैमरा नहीं रखोगे, बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं रखोगे। अभी तो मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये हार्ड डिस्क हो सकता है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी के लैपटॉप्स हो, आईपैड हो, आईफोन रखे हुए 1 लाख आईफोन आपके स्टोर रूम में, आप सेफ्टी नहीं करोगे, पर आईफोन 1 लाख का है,
सर हम बिल्कुल करेंगे, दैट्स आई एम कॉलिंग, दिस इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट, कि आपका जो पैसा फंसा है उसको सिक्योर रखने की कॉस्ट भी आपकी कैरिंग कॉस्ट कहलाएगी, राइट। तो सर हम वहाँ पे जो हैंडलिंग कॉस्ट बियर करेंगे कि इसकी साफ सफाई रखना, इसको प्रॉपर मैनेज करना, वो कॉस्ट क्या होगी, तो क्या ये ऑर्डरिंग के बाद किए, हाँ, तो दिस इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो आप लिखेंगे स्टोर रूम, इन्वेंट्री, हैंडलिंग कॉस्ट, ओके। सर स्टोर रूम आप कर रहे हो, जो लोग वहाँ पे रहेंगे, जो स्टाफ वहाँ पे रहेगा, उसको चाय पानी भी तो कराना होगा, हाँ कराना पड़ेगा। अब वहाँ पे अगर आपका स्टॉक है तो क्या रेंट पे नहीं करोगे, हाँ करूँगा ना। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करोगे, करूँगा ना। सर स्टोर कीपर चार्जेस पे नहीं करोगे, करूँगा ना। क्या आप वहाँ साफ सफाई नहीं कराओगे, करूँगा ना। दिस इज कॉल्ड स्टोर रूम एक्सपेंसेस, स्टोर रूम एक्सपेंसेस, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टोर कीपर्स सैलरी, रेंट चार्जेस, स्टोर क्लीनिंग एक्सपेंसेस। देखिए इसमें होने के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एज पर द एग्जाम लेवल आई एम जस्ट गाइडिंग यू फ्यू पॉइंट्स, ओके ओके। नाउ स्टोर रूम एक्सपेंसेस हो गए। नाउ नॉर्मल स्पॉइलेज, सर सामान रखते थोड़ा बहुत तो चूहे खा ही जाते हैं, थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही जाता है, ओके, थोड़ा बहुत हो जाता है स्पॉइलेज इन स्टोर रूम, ओके। स्टोर रूम में अगर कुछ स्पॉइलेज हुआ नॉर्मल तो वो यहाँ पे आता है। एक वर्ड और लिखिएगा, अभी इस क्वेश्चन में है, वो लिखिएगा नॉर्मल ब्रेकेज इन हैंडलिंग मटेरियल, इन स्टोर रूम। सर इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। इसका मतलब आप इतना याद रखो कि आपके स्टोर रूम में आपके सामान का कुछ नुकसान हो गया, आपके स्टोर रूम में आपके सामान का कुछ नुकसान हो गया, आपके स्टोर रूम में आपके सामान का कुछ नुकसान हो गया, दिस इज ब्रेकेज, ओके। अब एक बार क्वेश्चन पे आओ, ठीक है, क्वेश्चन पे आओ, और यस अब मुझे इस क्वेश्चन में कुछ चीजें बताओ, आप बताओगे तो मैं समझ पाऊंगा कि क्वेश्चन क्या है। नाउ कैन यू टोल्ड मी, शेयर मी कि सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है। अब जरूर बताने की कोशिश करना, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग यू, ओके। सर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, सर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओके। सर परचेज डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर स्टोर पर्सनल की सैलरी, तो सर ये हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट। ओहो, ये चीज तो हमने अभी अभी सीखी। सर आपने तो सिखाया सर कैसे, स्टोर रूम की सैलरी, तो क्या आने के बाद का खर्चा है, हाँ। क्या स्टोर रूम का खर्चा है, हाँ, तो किस में आएगा, कैरिंग कॉस्ट। सर ऑब्सोलेंस या स्पॉइलेज, तो आपने सिखा था, ये भी कैरिंग कॉस्ट होती है। फ्लोर स्पोइज चार्ज रिलेटेड टू स्टोर एक्टिविटीज, तो ये भी क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग मटेरियल, सर कलेक्टिंग मटेरियल क्या हो जाएगा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। रिसीविंग मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, सर इंस्पेक्शन क्या होगा, मैंने लिखवाया नहीं, अब आप बता दो मुझे। अब मैंने लिखवाया नहीं लेकिन फिर भी आप बता दोगे, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा, क्यों, क्योंकि इंस्पेक्शन तो आने से पहले ही करेंगे ना, स्टोर रूम में लोड करने से पहले करेंगे, हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग फॉर स्टोरिंग एक्टिविटीज 3 लाख रुपीज, अब बताओ ये क्या होगा, सर ये कैरिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि ये हैंडलिंग मतलब कुछ नुकसान ना हो जाए, सही से रखो, हमारा बहुत महंगा सामान है, अच्छे से रखना, कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ बिल पेमेंट, कॉस्ट ऑफ बिल पेमेंट ऑब्वियसली ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। फिर इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस चार्जेस मैंने आपको बता दिया, दिस इज कैरिंग कॉस्ट। वो अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ याद रखना, मैंने हमेशा कहा है, अब तक ये सीक्वेंस देखता है वो, तो नॉलेज पे हमेशा इन्वेस्ट करो। आईफोन, मूवीज़, क्लॉथ्स, फूड हमेशा आ जाएगा, लेकिन पढ़ने का मौका हमेशा नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके बाई कर लेना, एंड प्लीज़ गो फॉर इट। मैं चाहता हूँ इस बार आपके फुल मार्क्स आए, ठीक है, ओके। चलिए अभी ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले ना मुझे कुछ नोट्स आपको और लिखवाने हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं, थोड़ा सा लिखवा लेने दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 4।
और मेरे कुछ सेटिंग में दिक्कत आई है, मैं इसको सेट कर लूँगा नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है। इसीलिए मुझे राइटिंग और इसके कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे आज। कोई बात नहीं, जितना आ रहा है आप उतना करवा दीजिए। ओके, लिखिए नोट नंबर 1, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्वेश्चन एक बार कई बार आपसे पूछेगा, सर ये चीज़ तो आपने पहले ही पढ़ा रखी है। मैंने पढ़ा रखी है लेकिन फॉर्मूले में नहीं लिखवाई, आज मैं आपको फॉर्मूले में बता रहा हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, यानी एक साल में आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, कैसे पता चलेगा। देखो सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि मेटल चैप्टर आपको सिखाता ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, कैसे हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम हो। और जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, ध्यान सुनिएगा, जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है उसको बोलते हैं ईओक्यू। तो टोटल डिमांड डिवाइड बाय में ईओक्यू इज योर आंसर। या ऑलरेडी हम पिछले 2-3 क्वेश्चनों में कर चुके हैं, तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लेक्चर सीक्वेंस में देखिए आपको याद आ जाएगा। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स, ओके, डिवाइड बाय में रीऑर्डर क्वांटिटी, या फिर आपने इसे पढ़ा होगा मेरे साथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ डियर फ्रेंड, पॉइंट नंबर 2 मुझे जो आपको सिखाना है, दिस इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमारे पास है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ, तो देखो यार सबसे पहले आपने यहाँ पे निकाले नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऊपर वाले में, पहले पॉइंट में, अब मल्टीप्लाई कर दो पर ऑर्डर कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई में पर ऑर्डर कॉस्ट। मान लो पिज़्ज़ा एक बार मंगाने 50 रुपये लगते हैं, आपने 10 बार मंगाए, कितना कॉस्ट आएगा, तो 50 रुपीज़ मल्टीप्लाई में 10, 500, दैट्स इट, ओके। लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड, पॉइंट नंबर 3, टोटल एनुअल रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल एनुअल रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग रिलेवेंट क्वांटिटी। देखो इसका मतलब 2 तरीके से आप समझ सकते हो, कई बार आप फॉर्मूले पढ़ लेते हो, मतलब नहीं समझते हो, मतलब पे भी ध्यान देना चाहिए, उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी। कहता हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ, रिलेवेंट कॉस्ट मतलब दिस इज द सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सम ऑफ कैरिंग कॉस्ट, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, मैंने क्या कहा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को एक साथ जोड़ दिया जाए। रिलेवेंट कॉस्ट मतलब कि इस प्रोडक्ट को खरीदने में, यहाँ प्रोडक्ट नहीं मिल रही है तो रॉ मटेरियल चैप्टर मटेरियल चल रहा है, तो इस मटेरियल को खरीदने में मेरी टोटल लागत क्या आएगी, तो दिस इज कॉल्ड टोटल लागत। तो इसी को बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट की मेरे पैसे कितने लगेंगे, मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा, दिस इज रिलेवेंट कॉस्ट फॉर ऑर्डरिंग, जब हम ऑर्डर कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक है शॉर्टकट, दिस इज रूट 2 इंटू ए इंटू ओ इंटू सी। सर ये आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखा है क्या, हाँ, लेकिन डिवाइड में जो सी था इस बार मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया, दैट्स इट। सर ये कैसे होता है, इसकी जरूरत भी नहीं है जानने की, लेकिन हल्का सा गाइड जरूर कर दूंगा अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हो फॉर्मूले की डेरिवेशन में तो, ठीक है। ए इंटू ओ अपॉन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड में 2, तो यहाँ पे EOQ मल्टीप्लाई में सी इज कैरिंग कॉस्ट फॉर यू, ओके। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला जो है आप एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो। और ये कैसे काम करता है, अभी एक क्वेश्चन आने वाला है अपकमिंग 3 क्वेश्चंस में, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे काम कर सकता है और दोनों में कैसे आंसर सेम आता है। मैंने आपसे क्या बोला था, फॉर्मूले की मीनिंग रिलेवेंट कॉस्ट फॉर EOQ। EOQ के लिए रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, तो हमने दोनों का सम चाहिए, क्यों, हमें बताना है रिलेवेंट ओवरऑल
ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगी, ओवरऑल कैरिंग कॉस्ट कितनी लगी, तो हम दोनों को निकाल के उनका सम अप कर देंगे या फिर दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा ऑर्डरिंग रिलेवेंट कॉस्ट निकल के आ जाएगा, राइट। एक पॉइंट और लिखो, लिखिएगा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, हमारी इन्वेंट्री की लागत कितनी लगी, मतलब इन्वेंट्री को अगर हम बाय करते हैं, अगर मतलब मान के चलिए अगर हम एप्पल कंपनी है, सैमसंग से स्क्रीन बाय कर रहे हैं, डिस्प्ले बाय कर रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल लागत क्या लगेगी, तो आप बोलोगे टोटल एनुअल परचेजिंग कॉस्ट, या फिर आप लिखेंगे परचेज कॉस्ट प्लस टोटल एनुअल रिलेवेंट कॉस्ट, राइट। तो जब आप एनुअल परचेज कॉस्ट और टोटल एनुअल रिलेवेंट कॉस्ट को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक। एंड द लास्ट पॉइंट जो मुझे आपको यहाँ पे दिखाना है, वहाँ पे लिखोगे एनुअल कैरिंग कॉस्ट। सर ये तो आपने हमें सिखा रखा है पहले ही, हाँ मैंने तो सिखा रखा है, फिर क्यों बता रहे हो, ऐसे ही मन कर रहा है, ओके लिख लो आप। तो इसका तरीका क्या होता है, आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी आपने इन्वेंट्री में जो इन्वेस्ट कर रखा है वो मल्टीप्लाई में परसेंटेज ऑफ एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ये आपने पहले भी सीख रखा है, लेकिन मैंने आपको साथ में बता दिया जो आपको पहले से पता है। और एक और फॉर्मूला है जो मैं आपके लिए नया आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दिस इज रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय में 2। सर ये तो आपने पहले बताया, प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल आप ऐड कर देंगे, कई बार ऐसा क्वेश्चन में करना पड़ता है, मल्टीप्लाइंग में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट, पर यूनिट। और कई जगह इसी फॉर्मूले को ये भी कहा जाता है, दिस इज रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल मल्टीप्लाई में परचेज प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट पर एनम। तो आपको जैसा बेस्ट लगे आप वैसा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात सच बताऊँ, हमें अपने हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं होता, हमें देखना होता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, राइट। तो आज का जो सेशन है उसकी हमारी शुरुआत हुई थी एक क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन ये है। आइए भाई और बहनों, इतना सब कुछ सीखने के बाद आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कर पाते कि नहीं, राइट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट एबीसी कंपनी। हमारे पास कंपनी कौन सी, एबीसी कंपनी, ओके। एबीसी कंपनी जी नमस्ते। विच मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक फैंस, वो इलेक्ट्रिक फैंस बनाती है। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फैंस क्या है, तो आप लिखेंगे फिनिश गुड्स। इलेक्ट्रिक फैंस हैं क्या, फिनिश गुड्स है, वो बनाती है, रॉ मटेरियल फैंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फैंस वो बनाती है, फिनिश गुड्स। द कंपनी हैज एन एवरेज टोटल इन्वेंट्री ऑफ 200 लाख। सर 200 लाख एवरेज है, एवरेज यानी इन अ ईयर, इसका मतलब क्या होगा, इन अ ईयर 200 जो वो क्वांटिटी बता रहा है लैक्स, वो पूरे साल का है। प्लेसेस 2000 ऑर्डर्स एवरी ईयर, और ये भी ईयर का है, और 12,000 ऑर्डर्स जो है ये भी पर ईयर के, राइट। और 200 लाख ये भी ईयर का है। अगर मंथ में निकालना हो तो 200 लाख डिवाइड बाय में 12, और ऑर्डर्स निकालने हो पर मंथ तो 12,000 ऑर्डर्स डिवाइड बाय में 12 क्यों, पर मंथ निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया, राइट। पर डे निकालना है तो 200, इसने क्या मुझे डेट दे रखी है, नहीं, तो एवरी ईयर एज्यूम इन अ ईयर 360 डेज होते हैं, तो 360 से डिवाइड कर दोगे तो पर डे आ जाएगा, राइट। ऐसा करना नहीं है, आई एम जस्ट गाइडिंग यू, इन्फॉर्मेशन कैसे दिखते वो। बाकी देखो ये फॉर्मेट तो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हो, कौन सा कैरिंग कॉस्ट है, कौन सा परचेजिंग कॉस्ट है, सो मैं अगेन इसको डिस्कस नहीं कर रहा। द कंपनी वांट्स टू बाय अ सर्टेन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बाय करना है, क्या बाय करना है, दिस इज योर रॉ मटेरियल, ये आपके लिए क्या है, रॉ मटेरियल, राइट। हुज प्राइस इज 24, तो हमारा परचेजिंग प्राइस पीपी, परचेज प्राइस यानी रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस क्या है, 24 है। एंड द एनुअल रिक्वायरमेंट जो है हमें 34560 यूनिट्स है, ये हमारा ए हो गया। आप जब EOQ का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या रूट 2 इंटू ए इज 3450 इंटू ओ,
ओ इज योर 24। बट कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट क्या है वो बताइए, और कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री यानी उसको कैरी कर, इन्वेंट्री को कैरी यानी इन्वेंट्री कॉस्ट वो पूछ रहे हैं आपसे, कॉस्ट ऑफ कैरिंग यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट परसेंटेज बताइए, प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी उसने हमसे पूछा है, यानी रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट नंबर 3। एंड बधाई हो, ये क्वेश्चन आपकी स्टडी मेट का नहीं है। सो अगर आप बुक बाय नहीं करना चाहते, आपने श्योर है आप, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर हैं श्योर तो बुक बाय कर लेना, ठीक है। आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बुक अगर आपको 100 मार्क्स दिला सकती है, वैसे तो ये 2 बुक है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, अगर 2 बुक्स मिला के 100 मार्क्स दिला सकती है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपकी चॉइस है भैया, सबकी अपनी चॉइस है, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, आगे आपकी चॉइस। ओके, लिखिएगा आंसर, राइट। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल रहा हूं, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर कैसे आएगा, सबसे पहले परचेज कॉस्ट, सर आपने जो लिखा था ना ओ ओ सी सी, उसको ही लिख रहा हूं मैं बस, ठीक है। यहाँ पे रुपीज में अमाउंट आ गया, दिस इज 4 लाख, राइट। एड परचेज डिपार्टमेंट expenses, this is 4 lakh. Now add cost of collecting material, मटेरियल को कलेक्ट करने की कॉस्ट 80,000। नाउ ऐड कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल, आपके पास भी बुक होगी, ठीक है, जिन्होंने बाइक कर ली, जो नहीं किया कर लेना, बुक सामने रखो और मैच करो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन होने के बाद एक बार खुद से लिख के देखना आप कर पा रहे कि नहीं, ठीक। तो रिसीविंग मटेरियल इज 70,000। अब यहाँ पे आगे लिखो कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, एड कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, inspection, this is 1 lakh. Now add cost of bill payment। सर इसको करने के लिए आपने पूरा फॉर्मेट लिख सिखाया क्या हम लोग को अभी तक, जो भी है हमारे 30 मिनट्स लगाए, हमारे 30 मिनट्स इन्वेस्ट किया, और जब फुल मार्क्स आएंगे आपके तब मेरे को थैंक यू बोलोगे। एक बच्चा है, उसने मेंटरशिप में इनरोल किया हमारे पास, तो उसमें हमारे क्या होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ होता है। अब कॉस्टिंग के उसको टेस्ट दिए, क्लासेस ले रखी होगी उसने किसी टीचर से। अब मैंने उसको जब टेस्ट के क्वेश्चन दिए, कह रहा सर क्वेश्चन पूछते कहाँ से हो आप, मैंने उसको बोला अपनी विघ्नता कॉस्टिंग बुक से, जो अभी यूट्यूब पे सीरीज चल रही है वही वाली। अच्छा अच्छा, मतलब होते नहीं है क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोग की प्रिपरेशन जब 100% नहीं है, आपका रिजल्ट 100% कैसे हो सकता है। तो अगर आपको रिजल्ट 100% चाहिए तो भाई एफर्ट तो लगेगा ना, प्लीज डू इट। ओके, बिल पेमेंट 1,50,000। ओके, नाउ आप इसका टोटल कर देना प्लीज, लिखिए एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज 1,2,0,0,000। अला सर 12 लाख हो गया, अरे भाई 4 लाख शुरू के 8 लाख 80,000, 8 और 80, 8 80 और 70 कितना हो गया, 950 और एक 1050, 1050 और एक 50, 12 लाख। अरे सर आप हिंदी में जोड़ दिए क्या, हाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, जितना आप कैलकुलेटर उठा के टक 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 करते हो ना, मैक्सिमम कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर को टच किए तुम कर सकते हो। ये एक्सपर्टाइज आना भी ज़रूरी है, टाइम बचते हैं। कैलकुलेशन करो ना, जहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत सारा है, जैसे EOQ वो दिमाग से नहीं होगा, EOQ में चाहिए तुमको कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेटर। नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, दिस इज 12,000 ऑर्डर। सर ये कहाँ पे था, अरे क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट किया था ना भाई कि 12,000 ऑर्डर्स पर ईयर है, शुरू के ऊपर की 2 लाइन में लिखा हुआ है। अरे हाँ सर, हाँ आप सही बोले, हाँ। नाउ माय डियर फ्रेंड, यू हैव ऑर्डरिंग
कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करने की लागत कितनी है, 100 रुपये। अला सर इतना 100 रुपया के लिए अपन लोग से इतना मगजमारी कराएला है क्या, इतना मतलब मेहनत जो करा ले रहे हैं ऐसे वाले। सर आप ये टपोरी लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, जस्ट स्माइलिंग यार। देखो यार ज़िंदगी में मेहनत हर कोई करता है, लेकिन मेहनत को जो हंसते हुए करता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हंसते हुए करो, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए, थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए। वैसे मैं दिल्ली का हूँ, मुझे महाराष्ट्रियन आती नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। और भाऊ क्या कर रहे हो थोड़ा बहुत है, ठीक है, ओके। तो 12 लाख डिवाइड बाई 12,000 ऑर्डर्स, तो ये आपका 100 आ गया। नाउ बी, बी में हम क्या निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट। तो आप लिखेंगे कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एनुअल carrying cost on average inventory value। तो ये हो गया आपका रुपीस। आप यहाँ लिखेंगे स्टोर्स पर्सोनल सैलरी 4 लाख, एड ऑप्सोलेंस स्पॉलेज etc, दिस इज 1,20,000। और किसी स्टूडेंट ने अगर ये वीडियो यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू किया तो सॉरी, वीडियो स्टार्ट से देखो, मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, वरना आपको लगेगा मैं रट्टा करवा रहा हूँ। ये आपके फॉर्मेट को ही अप्लाई करा रहा हूँ जो आपने भी सीखा था। नाउ फ्लोर स्पेस for floor space charges related to stores activities 2,80,000। now add cost of material handling for storing activities, this is 3 लाख। तो कितना हुआ, 4 और 120, 520, 520 एंड 280, 8 लाख, 8 लाख और 3 लाख 11 लाख। कभी ऐसे ट्राई किया कि नहीं किया, किया करो, थोड़ा बहुत ट्राई किया और गलती हो रही है तो कैलकुलेटर से चेक कर लिया करो, थोड़ा सा डबल वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। नाउ एनुअल, एनुअल, ये भाई मेरी स्पेलिंग गलत हो रही है भाई, कैरिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस, राइट, दिस इज योर 11 लाख। तो इसके बाद क्या, अरे भाई तुम्हारा एनुअल कैरिंग कॉस्ट आ गया क्या, हाँ। अब ये तो एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना था, आप लिखो एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सर हमने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रखा है 20 लाख, ओके। 20, अरे भाई तुमने तो 2 ही लाख लिखा, ओके। 200000000। तो 20 लाख को मेंटेन करने के लिए हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो 11 लाख आ रही है, ओके। तो परसेंटेज में आप बता सकते हैं, हाँ सर क्या तरीका है, मान लो ये ए है ये बी है, ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई में 100 इज परसेंटेज, ओके। तो मैं वो सब नहीं लिखूंगा, आई एम जस्ट गाइडिंग यू, आप लिख लेना। लिखिए परसेंटेज ऑफ एनुअल कैरिंग कॉस्ट, excluding interest and insurance। मेरे दोस्त ये निकल के आ गया आपका 5.5%, ओके। अच्छा
बाकी का क्या है सर, बाकी का क्वेश्चन में लास्ट में 2 लाइन में लिखा हुआ था ना, इंटरेस्ट इज 12.5% और एड इंश्योरेंस दिस इज 2%, दिस इज टोटल। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। तो ये कितना आ गया भाई आपका 20%। देख रहे हो क्वेश्चन में कितनी मेहनत है सर। कितने मार्क का क्वेश्चन होगा सर, 8 मार्क का होगा। आपने इतना ज़्यादा टाइम क्यों लिया, क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, बार बार बताना पड़ रहा है, वरना लिख नहीं पाए तो मान के चलो 5 मिनट और मेरे बचा दो, तो जितना मैं 20 मिनट लगा रहा हूँ 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब लिखो सी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला 2 इंटू ए इंटू ओ अपन में सी, राइट। तो 2 इंटू 3 4 5 6 0 ये बता रखा था। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100, ओके, एंड सी दिस इज 20% ऑफ व्हाट। तो क्वेश्चन में लिखा था परचेजिंग प्राइस इज 24, तो कैरिंग कॉस्ट किसका होता है, परचेजिंग प्राइस का होता है। तो कैरिंग कॉस्ट इज 20%, तो परचेजिंग प्राइस इज 24। क्वेश्चन में मेंशन है 24, आप जाके चेक करना, मैंने हाईलाइट कराया था परचेजिंग प्राइस 24। ठीक है, तो आपकी बुक होगी, देखो इसमें लिखा हुआ है लास्ट की 3 लाइन में चेक करो, 24 लिख के मैंने आपको परचेजिंग प्राइस लिखा। अरे नहीं दिख रहा ना, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तुम कंजूस लोग बुक तो बाई करते नहीं हो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। बट ऐसा नहीं करते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बाई कर लिया अब तक। मुश्किल से हो सकते 2-4 स्टूडेंट जो आप में से कर रहे नहीं हो, बाकी सबके पास है। परचेज प्राइस इज 24, राइट। तो हमारा 24 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 20% कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको बोलते हैं परचेजिंग प्राइस मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट, राइट। ओके, सो मेरे दोस्त ये आ गया तुम्हारा 1200 यूनिट्स। तो मैं सोच रहा हूँ आज के इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। वैसे मैं सोच रहा था 2 क्वेश्चन और कराने के लिए, वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं रहने दो, मैं आपको नहीं बताऊंगा, सरप्राइज आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट में उन 2 क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ तक कि आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अभी तक की, और नेक्स्ट पार्ट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं सिखाऊंगा, जो अभी हमने किया इसी की कंटिन्यूएशन में 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर ये पैक हो जाएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में टैबुलेशन मेथड सिखाऊंगा, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय टैबुलेशन मेथड। तो उस पर एक क्वेश्चन जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, फिर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, फिर मेटेरियल कॉस्टिंग मान के चलो हमारा 60% खत्म हो जाएगा आफ्टर टैबुलेशन मेथड। तो विद इन नेक्स्ट 2 लेक्चर हमारा 60% खत्म हो जाएगा। फिर 40% में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, करो और क्वेश्चन करो, करो और क्वेश्चन करो, ऐसा हिसाब किताब है। लेकिन ये पूरा जो बेस है मेटल कॉस्टिंग का वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलो भैया, जाने से पहले विनता गणेश को थैंक यू बोल देते हैं। विनता गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमें बुद्धि मिली, और इस बुद्धि की वजह से हम अपनी सक्सेस और अपने ड्रीम के लिए हार्डवर्क कर पाए। माँ सरस्वती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस बुद्धि में ज्ञान आपने दिया ताकि हम अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस और अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए। मम्मी पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस स्ट्रगल वाली लाइफ में हमेशा मेरा सपोर्ट करने के लिए। टीचर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ में हमेशा मुझे सही मार्गदर्शन देने के लिए, मेरी लाइफ में हमेशा मुझे ग्रो कराने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड बेस्ट, यू टेक केयर, बाय बाय। और मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में एक थैंक्स लिख देना, इतना मेरे लिए बहुत होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और आपका कोई भी दोस्त अगर परेशान हो तो ये प्लेलिस्ट उसे ज़रूर शेयर करना, ताकि वो कभी कॉस्टिंग में डरे नहीं और 100 में से 100 मार्क्स लेके दे आए, ओके। और बुक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, मेंटरशिप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, बैच से रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मत लिखना, फिर आप मुझे व्हाट्सअप करना 9354719404 पे, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।